हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर 4th वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू नवंबर 4th वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। 11th edition of the International Tourism Mart ITM inaugurated in which city? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है शिलोंग। आपको जानना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनरेड के संगमा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म श्रीपद येशो नायक, इन्होंने शिलोंग मेघालय में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ITM के 11th एडिशन को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये एक एनुअल इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा हर साल किसी न किसी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रोटेशन बेसिस पर आयोजित किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनोग्रेटेड द 17th एडिशन ऑफ फिल्म बाजार इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में फिल्म बाजार के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने फिल्म बाजार के 17th एडिशन का हाल ही में गोवा में इनोग्रेशन किया है। आपको बता दीजिए, फिल्म बाजार है ये लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट है। आपको जानना चाहिए, ये पहल नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा की गई है फिल्म बाजार आयोजित करने की, और फिल्म बाजार में जो भी लोकल फिल्म मेकर्स हैं वो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। आपको जानना चाहिए कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ये 20% एनुअल ग्रोथ के साथ 5th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। विच अकाउंटिंग फर्म हैज अपॉइंटेड जेनेट ट्रंकेल एज इट्स CEO? किस अकाउंटिंग फर्म ने जेनेट ट्रंकेल को अपना CEO नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं PwC, KPMG, डेलॉयट या फिर अर्न्स्ट एंड यंग EY। सही आंसर ऑप्शन डी है अर्न्स्ट एंड यंग। आपको जानना चाहिए, अर्न्स्ट एंड यंग LLP, इन्होंने जेनेट ट्रंकेल को अपना नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। और आपको जानना चाहिए कि बिग 4 ऑडिट फर्म एक टर्म है, 4 कंपनियों के लिए कहा जाता है, उनमें से एक ये EY भी है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन बिग 4 ऑडिट फर्म में से किसी एक ने भी जो है महिला को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है। ठीक है, तो ये बनाया है EY ने। किसे? जेनेट ट्रंकेल को। किसे सक्सीड कर रहे हैं? कैरोमाइन डी CBO को सक्सीड कर रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिग 4 ऑडिट फर्म कौन सी हैं, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखिए, जो ये EY है ये लंदन बेस्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। और जो मैंने आपको बताया कि बिग 4 फर्म कौन सी हैं ऑडिट फर्म, EY, डेलॉयट, KPMG एंड PwC। तो इनमें अब तक कोई भी महिला CEO नहीं रही और पहली बार हो रहा है कि जो है इन बिग 4 ऑडिट फर्म में से किसी एक ने पहली महिला CEO नियुक्त किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ बाइनेंस? बाइनेंस का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है रिचर्ड टेंग। देखिए, फाउंडर CEO ऑफ बाइनेंस चेंगपेंग जाओ, इन्होंने हाल ही में अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया है, यानी कि इस्तीफा दे दिया है, और इनके बदले नए CEO होंगे रिचर्ड टेंग। आपको जानना चाहिए, बाइनेंस जो है ये लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ऑपरेट करता है ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें, और फिलहाल इसका कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। ल्यूक फ्रीडन इज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ल्यूक फ्रीडन किस देश के नव नियुक्त प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग। देखिए, लुक फ्राइडन ये क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी से हैं
और लग्जमबर्ग के 23rd प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं और जेवियर बेटल को ये सक्सीड कर रहे हैं। लग्जमबर्ग के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल इसकी लग्जमबर्ग की है, करेंसी यूरो है। विच फार्मूला वन रेसर वॉन लास वेगास जीपी 2023? किस फार्मूला वन रेसर ने लास वेगास जीपी 2023 जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टेपन। आपको जाना चाहिए रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन जो कि डच बेल्जियन ड्राइवर हैं, इन्होंने लास वेगास ग्रां प्री 2023 जीता है जो कि लास वेगास स्ट्रिप सर्किट नेवाडा यूएसए में हुआ है। अच्छा, इस बार अगर हम देखें मैक्स वर्स्टेपन ने कौन कौन सी रेसेस जीती हैं तो मैं हर बार अपडेट करता रहता हूँ। तो ब्राज़ीलियन जीपी, मैक्सिकन जीपी, यूनाइटेड स्टेट्स जीपी, कतर जीपी, जापानीज जीपी, इटालियन जीपी, डच जीपी, बेल्जियन जीपी, हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको, मियामी, ऑस्ट्रेलियन एंड बहरीन। तो तरीका यही रहेगा याद करने का, जो इन्होंने नहीं जीती हैं, 2-3 रेसेज हैं जो नहीं जीती हैं उनका याद कर लीजिए किसने जीती हैं, बाकी सब जो है इन्हीं के नाम पर टिक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बजाय याद करने के जो इन्होंने नहीं जीती हैं वो याद कर लीजिए। What is the name of the cyclonic storm that recently made landfall on the Bangladesh coast? उस चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिसने हाल ही में बांग्लादेश तट पर दस्तक दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है मिथिली। देखिए, साइक्लोनिक स्टॉर्म मिथिली ये हाल ही में बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ और काफ़ी इंटेंसिफाई होकर बांग्लादेश कोस्ट से टकराया, जिसके कारण मिजोरम और त्रिपुरा में भी हैवी रेन्स देखने के लिए मिली हैं। ये जो नेम है मिथिली ये मालदीव्स द्वारा दिया गया है। जो भी कंट्रीज़ अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो कंट्री रोटेशनल बेसिस पर साइक्लोन के नाम रखते हैं, तो ये मालदीव ने रखा है। और इससे पहले हमने देखा कि हमून भी जो है एक हमून नाम का भी साइक्लोन जो है इस रीजन में जनरेट हुआ, ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी न्यू डिस्टिंग्विश्ड फेलोज डिड नीति आयोग रिसेंटली अपॉइंट फॉर 1 ईयर? नीति आयोग ने हाल ही में 1 वर्ष के लिए कितने नए विशिष्ट अध्येताओं को नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4। आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, इसने हाल ही में 4 डिस्टिंग्विश्ड फेलोज को अपॉइंट किया है 1 साल के लिए। और ये जो 4 नए मेंबर हैं नीति आयोग के, ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इशूज़ पर इसलिए इन्हें लिया गया है। इनके नाम देखते हैं, अनूप सिंह, ओपी अग्रवाल, अजय चौधरी एंड वी लक्ष्मी कुमारन। Which Indian city has been featured in Condé Nast Travelers list of the best places to visit in Asia in 2024? Condé Nast ट्रैवलर की 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है कोची। आपको जाना चाहिए कि केरल का जो टूरिज़्म है वो सभी जानते हैं काफ़ी अच्छा टूरिज़्म है और सरकार यहाँ का इसको लेकर काम करती रहती है। तो यहाँ की जो सिटी है कोची, इसे कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर्स लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024 में जगह मिली है। इसके अलावा काठमांडू वैली नेपाल, सिंगापुर और द सिल्क रोड उज्बेकिस्तान, कोबे जापान, बैंकॉक थाईलैंड, मंगोलिया, रसल खेमा यूएई, रेड सी सऊदी अरब, दानांग वियतनाम, साउथ एंड सेंट्रल श्रीलंका को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन, which city has emerged as the prime destination for women-led startups in India? स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के अनुसार कौन सा शहर भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए कि एक स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म है ट्रैक्सन, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया कि बेंगलुरु ये प्राइम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है यदि हम वुमेन लेड स्टार्टअप्स की बात करें भारत में। तो 1783 इस तरह की एंटरप्राइजेस बेंगलुरु में हैं जिन्हें महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं। मुंबई एंड दिल्ली फिर बेंगलुरु के बाद आते हैं और उसके बाद फिर नोएडा, कोलकाता, अहमदाबाद ये सब आते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी रिसेंटली, नाउ रैंकिंग एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हब आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। विद ओवर 61,400 startups, India has witnessed remarkable growth in entrepreneurship. Which group hijacked the cargo ship Galaxy Leader en route from Turkey to India in the Red Sea? तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का लाल सागर में किस समूह ने अपहरण कर लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है हौती। देखिए,
हूती रिबेल्स, ये यमन से हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हूती रिबेल्स ये कहाँ पर या किस कंट्री में सक्रिय है, तो आपको पता होना चाहिए कि यमन में सक्रिय है। तो इन्होंने हाल ही में एक कार्गो शिप सीज कर लिया जो कि टर्की से इंडिया की ओर आ रहा था। तो इन हूती जो कि नदर्न यमन और रेड सी कोस्ट जो है यमन से लगता हुआ उसको कंट्रोल करते हैं। इन्होंने कहा कि ये शिप इजराइली था इसलिए हमने किया है, और इसराइल कह रहा है कि ये ब्रिटिश ओन्ड एंड जापानीज ऑपरेटेड कार्गो वेसल है जिसमें कोई भी इजरायली नेशन नहीं था। हूती मूवमेंट आपको जाना चाहिए, इसे अंसर अल्लाह भी बोलते हैं, ठीक है, और यानी कि डिफेंडर्स ऑफ अल्लाह या डिफेंडर्स ऑफ गॉड। और ये एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है और यमन में ऑपरेट है, खास करके सादा जो यहाँ का प्रोविंस है या गवर्नरेट आप कह सकते हैं। और जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सरकार है, गवर्नमेंट है यमन में, उसके अगेंस्ट लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, यही चलता रहता है इनका। हु बिल्ट द मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-10 यार्ड 78 फॉर द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-10 यार्ड 78 का निर्माण किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आपको जाना चाहिए कि सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम, इसने इंडियन नेवी के लिए मिसाइल कम एम्यूनिशन बैरेज LSAM-10 यार्ड 78 इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये इस सीरीज़ का फोर्थ इस तरह का बार्ज है। इसको हाल ही में लॉन्च किया है इन्होंने आंध्र प्रदेश में, ईस्ट गोदावरी में। आपको बता दें इस तरह के 8 मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज बनने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सीकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम ने 19 फरवरी 2021 में इससे संबंधित MOU साइन किया था। These barges are indigenously built and designed under relevant naval rules and regulation of Indian Register of Shipping. The model testing of the barge during design stage were undertaken at Naval Science and Technological Laboratory, Visakhapatnam. The Baiga tribal group got habitat rights in which state recently? बैगा आदिवासी समूह को हाल ही में किस राज्य में आवास अधिकार मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। आपको जाना चाहिए जो बैगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है PVTG, ये छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरी ऐसी PVTG बन गई है जिन्हें हैबिटेट राइट्स मिला है। इनसे पहले केवल कमर नाम की जो ट्राइब है उनको हैबिटेट राइट्स मिले हुए थे। आपको पता है छत्तीसगढ़ में 7 तरह की पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कमर, बैगा, पहाड़ी, कोरबा और अबूझ, मादिया, बिरहोर, पांडु एंड भुजिया। जो ये PVTG होते हैं ये ट्राइबल ग्रुप्स में काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स को PVTG डिक्लेयर किया था और इसकी रिकमेंडेशन देभार कमीशन ने की थी। फिलहाल 75 PVTGs हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 18 स्टेट्स एंड 1 UT अंडमान एंड निकोबार में फैले हुए हैं। आपको बता दें जो कैटेगराइजेशन होता है इनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है, न कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। फिलहाल उड़ीसा में हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs रहती हैं। The world's first gene therapy for sickle cell disease has been approved in which country? सिकल सेल रोग के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी को किस देश में मंजूरी मिली? सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनाइटेड किंगडम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो या कोई भी हो, जो हेल्थ से संबंधित होते हैं ना, कि पहली थेरेपी है ना, या फिर पहली वैक्सीन या पहली टैबलेट, कुछ भी हो ऐसा किसी बीमारी संबंधित, ये महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी है, इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रीटमेंट कैस्केवी इसको अप्रूव कर दिया है सिकल सेल डिजीज़ के लिए। तो एजेंसी ने जो पेशेंट्स हैं जिन्हें सिकल सेल डिजीज़ है या थैलेसेमिया है, जिनकी एज 12 साल या उससे ऊपर की है, तो उनके लिए इस ट्रीटमेंट को मंजूरी मिल गई है। कैस्केवी जो है ये फर्स्ट मेडिसिन लाइसेंस्ड यूजिंग द जीन एडिटिंग टूल CRISPR है और इसे वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड CRISPR थेरापेटिक्स द्वारा बनाया गया है। अब तक क्या होता है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हैं, ठीक है, उससे ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी आर्डस प्रोसीजर है, काफ़ी लंबा है और मतलब अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके होते हैं। जो सिकल सेल डिजीज़ है और थैलेसीमिया है, ये दोनों ही उन जीन्स में मिस्टेक्स के कारण होती है जो हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं, है ना। हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं ऐसा प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। और जो पेशेंट जिनके
जो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित होते हैं उनके क्या होता है, क्रेसेंट शेप्ड यानी कि अर्धचंद्राकार, ठीक है, इस तरह के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। काफ़ी पेन भी होता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। Who has become the first comedian from India to win international Emmy Awards? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हास्य अभिनेता कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वीर दास। देखिए 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 अनाउंस्ड हो चुके हैं और वीर दास ने एमी अवार्ड जीत लिया है कॉमेडी कैटेगरी में। किसके लिए मिला इन्हें अवार्ड? वीरदास लैंडिंग सीरीज के लिए। वहीं जानी मानी प्रोड्यूसर एंड को फाउंडर ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर, इन्हें भी सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल डायरेक्टरेट अवार्ड के साथ। अच्छा, हालांकि दास को अकेले नहीं मिला है, ठीक है, कॉमेडी कैटेगरी में डेरी गर्ल्स सीजन 3 के साथ इन्होंने अवार्ड शेयर किया है, पर फिर भी पहले इंडियन ये बन गए हैं जिन्हें ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिला है। ये अवार्ड्स इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। तो जो भी 2022 में इंटरनेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम रहे हैं, बेस्ट रहे हैं उनके लिए। मूवीज़ के लिए नहीं दी जाते, टेलीविज़न प्रोग्राम्स वगैरह के लिए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की अगर हम फुल लिस्ट देखें तो कुछ अवार्ड्स देख लीजिए। बेस्ट एक्ट्रेस कार्ला सूजा, और बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमैन, बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज ला कैडा, बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट ए पॉन्टे द ब्रिज ब्राज़ील। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बेस्ट क्या रही? हार्लैंड कातिया, इस तरह से। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट फैक्चुअल इंटरटेनमेंट फॉर किड्स, बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज ना हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, जो शुरू के है ना वो 2-3 बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस ही देख लेना और डॉक्यूमेंट्री वाला देख लेना। Which edition of the Indo-US Joint Special Force Exercise वज्र प्रहार 2023 commenced at Umbroy, मेघालय? भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का कौन सा संस्करण उमरोई मेघालय में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 14th। आपको जानना चाहिए इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इसका 14वां एडिशन हाल ही में उमरोई मेघालय में शुरू हो चुका है और यूएस कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के पर्सनल, और वहीं इंडियन आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड। आपको जानना चाहिए पहला एडिशन वज्र प्रहार का साल 2010 में हुआ था और जो इससे पिछला एडिशन है 13th एडिशन, ये कहाँ हुआ था? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बगलो हिमाचल प्रदेश में। विच एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 23 कमेंस्ड एट पर्थ ऑस्ट्रेलिया? भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 का कौन सा संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। आपको जानना चाहिए कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद, इसका सेकंड एडिशन शुरू हो चुका है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंटिजेंट यानी कि जो भारतीय जो सेना है उसका 81 पर्सनल का जो दल है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। और इंडियन आर्मी की ओर से जो गोरखा राइफल्स बटालियन है वो पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में। आपको जानना चाहिए एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है, ये 2022 में इसकी शुरुआत हुई और इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये महाजन राजस्थान में कंडक्ट किया गया था और अभी ये सेकंड एडिशन है जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया जा रहा है। इन विच कंट्री विल द आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। आपको जानना चाहिए कि आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये जनवरी के महीने में साउथ अफ्रीका में होगा। पहले ये वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना था लेकिन आईसीसी ने श्रीलंका को होस्ट के तौर पर रिप्लेस कर दिया है अब साउथ अफ्रीका से। ये 15th एडिशन होगा इस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। इससे पहले हम जान चुके हैं कि जो श्रीलंका क्रिकेट है उसको आईसीसी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंटली जो है अपने फैसले नहीं ले रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच won an outright record 7th title at the ATP finals, defeating which player in Turin, Italy? सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ट्यूरिन इटली में
किस खिलाड़ी को हराकर एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, ज़ेनिक सिनर। आप सभी जानते हैं सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, इन्होंने एटीपी फाइनल्स में अपना 7वां टाइटल जीता है और फाइनल में इन्होंने इटालियन प्लेयर जैनिक सिनल को हराया है। ये मैच तुरिन, इटली में खेला गया। आप जानते हैं कि जोकोविच ऑल टाइम रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल्स टाइटल्स होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल्स टाइटल इनके नाम पर हैं और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स भी इन्होंने जीते हैं। 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स इन्होंने जीते हुए हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो 3 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने 2023 में जीते, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता और यूएस ओपन इन्होंने जीता। विंबलडन नहीं ये जीत पाए, विंबलडन कार्लोस ने जीता है। Who among the following inaugurated the 8th edition of the India Water Impact Summit in New Delhi? निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, नितिन गडकरी। आपको जाना चाहिए नितिन गडकरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया है, इन्होंने इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 8th एडिशन को इनोग्रेट किया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। आपको जाना चाहिए समिट ऑर्गेनाइज की गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के द्वारा। इस इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का थीम रहा डेवलपमेंट विस लैंड वाटर एंड रिवर्स एंड इट एम्ड एट यूनाइटिंग साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, stakeholders and government representatives to address dynamic challenges and opportunities in India's water sector. Which country hosted the ASEAN India Millet Festival 2023? आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। आपको जाना चाहिए इंडियन मिशन टू आसियान और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंडिया, इन्होंने मिलकर इंडोनेशिया में आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है और ये जो आयोजन है ये कोटा कासाब्लांका मॉल में आयोजित किया गया, जो कि साउथ जकार्ता इंडोनेशिया में है। आपको जाना चाहिए अलाइंड विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेशंस एंड एम ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू रेज अवेयरनेस एंड क्रिएट अ मार्केट फॉर मिलेट्स एंड मिलेट based products among the ASEAN member states, that is Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand एंड वियतनाम। तो ये जो कंट्रीज है ना आसियान की, यहाँ पर मिलेट मार्केट प्रोड्यूस करना। बाकी आपको जाना चाहिए इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना, ये तीनों कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स की। लगभग 55% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है मिलेट्स का वो इन तीनों कंट्रीज से आता है। और भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान टॉप पर है मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की लिस्ट में। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अग्नि इनिशिएटिव? हाल ही में किस मंत्रालय ने अग्नि पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आपको जाना चाहिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने जो प्रैग्मेटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि, इसको लॉन्च किया है फॉर फिजिशियंस प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। जो फिजिशियंस हैं जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। तो अग्नि प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स टू रिपोर्ट देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीज कंडीशंस along with promoting the culture of evidence-based practice among Ayurveda practitioners. The Inland Waterways Authority of India has signed an MOU with which e-commerce company to promote cargo movement. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अमेजॉन। आपको जाना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI एंड अमेजॉन सेलुलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि अमेजॉन के बीच में फॉर प्रमोटिंग कार्गो मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कस्टमर्स शिपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाया इनलैंड वाटरवेज यूजिंग रिवर गंगा नेशनल वाटरवेज 1। तो गंगा वाटर को यूज़ करते हुए जो शिपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएँ, जो वाटरवे है हमारा वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 उसको यूज़ करते हुए। आपको जाना चाहिए भारत का एम है
कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ाया जाए 200 MMT 2030 तक, है ना, और 2047 तक 500 MMT। तो अमृतकाल विजन 2047 ब्लू इकोनॉमी की बात करता है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई के दौरान बात की थी। ठीक है, अमृतकाल विजन 2047 ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। ये प्लान ये भी बताता है कि हमारे यहाँ भी 24 वाटरवेज ऑलरेडी ऑपरेशनल है टिल डेट, उसमें और नए 23 जो है हम नेशनल वाटरवेज ऐड कर सके 2030 तक, और 2047 तक 50। यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर फॉर रीडिंग विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। रीडिंग के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, देहरादून। आपको जाना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, देहरादून। इन्होंने एक MOU साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली के साथ। इस MOU के तहत ये घोषणा की गई है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर फॉर रीडिंग ये देहरादून उत्तराखंड में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये जो सेंटर है ये नेशनल बुक ट्रस्ट का जो एक्सटेंसिव कलेक्शन है पब्लिकेशंस का और लर्निंग मटेरियल्स का, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेसिबल हो पाएगा, इस सेंटर में अवेलेबल रहेगा। उसमें फिजिकल बुक्स भी होंगी, ब्रेल बुक्स भी होंगी, ई बुक्स भी होंगी, ऑडियो बुक्स भी होंगी। आपको जाना चाहिए नेशनल बुक ट्रस्ट है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही जो ये NIEPVD है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, इन्होंने डेजी फोरम ऑफ इंडिया के साथ भी MOU साइन किया है टू फैसिलिटेट द प्रोविजंस ऑफ एन ऑनलाइन लाइब्रेरी कंटेनिंग एक्सेसिबल बुक्स एंड रिलेटेड रिसोर्सेज टेलर्ड फॉर पर्सन्स विद प्रिंट डिसेबिलिटीज। Israel listed which Pakistan-based militant organization as a terror outfit? इसराइल ने पाकिस्तान स्थित किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, लश्कर ए तैयबा। आप सभी जानते हैं इसराइल हमास वॉर चल रहा है, इसी बीच जो इसराइल है, जो इस कंट्री, इन्होंने लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। आप सभी जानते हैं लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप है और इंडियन सोइल पर अटैक के लिए जानी जाती है। लश्कर ए तैयबा 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सभी जानते हैं, और 15th एनिवर्सरी भी इसकी होने वाली है 26/11 की। जो लश्कर तैयबा इसकी स्थापना 1985-86 में हाफिज सईद ने की और फंडिंग भी मिली इनको ओसामा बिन लादेन से। बाकी आपको जाना चाहिए अनाउंसमेंट की है इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया नावर गिलोन द्वारा न्यू दिल्ली में। Whose name has been recently announced as the brand ambassador of West Bengal? हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है, सौरव गांगुली। देखिए, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली, इनको वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इसकी घोषणा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा की गई। बाकी आपको जाना चाहिए कोलकाता में हाल ही में 7th ग्लोबल बिजनेस समिट शुरू हुई है। In which state has President Draupadi Murmu launched New Education for New India campaign? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, उड़ीसा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने उड़ीसा में ब्रह्म कुमारी संबलपुर का न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एजुकेशन कैंपेन लॉन्च किया है। The campaign is envisaged to inculcate values and uplift the consciousness of the students for better society. साथ ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 3 न्यू ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई है। बादमपहर टाटानगर MEMU, बादमपहर राउरकेला वीकली एक्सप्रेस एंड बादमपहर शालीमार वीकली एक्सप्रेस, इनको उड़ीसा से ही। साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी ने 36th एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड लिटरेरी फेस्टिवल ऑफ ऑल इंडिया संतली राइटर्स एसोसिएशन, इसको भी इनॉग्रेट किया है बारीपादा उड़ीसा में। Who has become the first woman to command Armed Forces Transfusion Center AFTC दिल्ली कैंट? सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सुनीता BS। देखिए, आर्मी मेडिकल कोर्प्स ऑफिसर कर्नल सुनीता BS ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो कमांडिंग ऑफिसर बनी है आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट में।
आपको जाना चाहिए जो ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर है AFTC, ये पहला और इकलौता लाइसेंस सेंटर है हमारे देश में जहाँ पर फ्रोजन रेड सेल फैसिलिटी अवेलेबल है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया। आपको जाना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एक न्यू एक्सलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन यानी कि राइस, और इसका मकसद रहेगा टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइस एक्सीलरेटर इज डिलीवर्ड इन पार्टनरशिप बिटवीन CSIRO जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल साइंस एजेंसी है एंड अटल इनोवेशन मिशन एम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो CSIRO और अटल इनोवेशन मिशन इनके बीच में पार्टनरशिप की गई है। Who has become the first woman to receive the दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर? पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, दीप्ति बबूता। देखिए मोहाली बेस्ड दीप्ति बबूता ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने दाहन प्राइज जीता है जो कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है जो कि पंजाबी लैंग्वेज में कोई फिक्शन बुक लिखी है उसके लिए दिया जाता है। ये अवार्ड इन्हें अपनी स्टोरी कलेक्शन भूख एवं साह लेंदी है इसके लिए इन्हें दिया है और $25,000 का इन्हें इसमें कैश प्राइज भी मिला है। कनाडा में हुई है सेरेमनी। Which Indian think tank organized annual UN Forum 2023 on International Humanitarian Law and Peacekeeping in New Delhi? किस भारतीय थिंक टैंक ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI जो कि हमारे देश का ओल्डेस्ट थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी और नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री अफेयर से संबंधित डिबेट और रिसर्च ऑर्गेनाइज करता है। इन्होंने हाल ही में न्यू दिल्ली में अपना एनुअल UN फोरम 2023 आयोजित किया और इस फोरम का थीम रहा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग, या इस फोरम का जो विषय रहा, जो नेम रहा वो ये रहा, और इसे इन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एंड सेंटर फॉर UN पीस कीपिंग ऑपरेशन के साथ मिलकर आयोजित किया। What is the projected real GDP growth rate for India in 2023 according to Goldman Sachs? Goldman Sachs के अनुसार 2023 में भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी सी है, 6.3%। देखिए इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है ये 6.3% रही 2024 में और 2023 में 6.4% रही। ऐसा इंडिया 2024 आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है जो कि गोल्डमैन सैक्स द्वारा दी गई है। Repeated supply side shocks are likely to keep headline inflation above 5.1% in 2024. Saffron of which district in Jammu and Kashmir received GI tag? जम्मू और कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, किश्तवाड़। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो सैफ्रॉन है जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त किया जाता है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। किश्तवाड़ का जो सैफ्रॉन प्रोडक्शन एरिया है इसे लोकली मंडल बोलते हैं। अच्छा, हाल ही में हमने देखा था कि लद्दाख के सी बकथॉर्न, इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये 4th GI टैग बना है लद्दाख से। इससे पहले लद्दाख पश्मीना, एप्रिकॉट एंड लद्दाखी वुड कार्विंग्स को भी GI टैग मिल चुका है, और जो ये सी बकथॉर्न है ये सेकंड फ्रूट बना है लद्दाख से जिसे GI टैग मिला है। घोल हैज बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट फिश ऑफ विच स्टेट? घोल को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। आपको जानना चाहिए हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। इसी दौरान घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है। इसी इवेंट के दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज परसोत्तम रुपाला इन्होंने इनलैंड रिजर्वायर लीजिंग पोर्टल को भी लॉन्च किया है।
आपको जानना चाहिए जो ये गोल्ड फिश है इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश भी बोलते हैं, और ये केवल अपनी डेलिकेसी के लिए नहीं जानी जाती है बल्कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती हैं। इसे गुजरात से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इसका जो ब्लैडर है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। गोल्ड फिश इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है, पर्शियन गल्फ से पैसिफिक ओशन तक। आपको जानना चाहिए भारत थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स? संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको जानना चाहिए कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का वाइस चेयर नियुक्त किया गया है अगले साल के लिए। हाल ही में 63rd सेशन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ये यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। यहाँ मिस्टर मुर्मू ने भी पार्टिसिपेशन अपना दिया है। जो ये पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स है इसमें 12 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं वो शामिल रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हेड्स कौन है, हेड कौन है, मुर्मू जी हैं। इस तरह से 12 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कंट्री के हेड शामिल रहते हैं। ये लोग क्या देखते हैं, जो भी यूएन सेक्रेटेरिएट का जो एक्सटर्नल ऑडिट है, फंड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में जो है ऑडिट करते हैं इनका। विच महारत्न CPSC यानी कि सेंट्रल विच महारत्न CPSC received the Best Employer for Policies in Diversity and Inclusion Award by ASSOCHAM, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दिमाग से निकल गया था, ठीक है। CPSC यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो विच महारत्न CPSC रिसीव्ड द बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड बाय एसोचैम? किस महारत्न CPSC को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन ए है REC। देखिए REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसे बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड दिया गया है 4th डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव के दौरान, जिसे एसोचैम द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आपको जानना चाहिए विवेक कुमार देवांगन ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं REC लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। When is the International Day for the Elimination of Violence Against Women observed? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है नवंबर 25। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन घोषित किया हुआ है, और 2023 में इसका थीम है यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, नो एक्सक्यूज। साथ ही आपको जाना चाहिए 25 नवंबर से और 10 दिसंबर तक जो है यूनाइट कैंपेन भी जो है शुरू हो रहा है, और 10 सितंबर को ये जो है समाप्त होगा। 10 सितंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, तो 16 दिन ये कैंपेन चलेगा। Who among the following will be conferred निशान ए पाकिस्तान? निम्नलिखित में से किसे निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो कि मुंबई बेस्ड दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम के हेड हैं, इन्हें निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा, और ये 4th इंडियन होंगे जिन्हें पाकिस्तान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। निशान पाकिस्तान या फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में जो मिलिट्री गैरेंट्री अवार्ड दिया जाता है निशान हैदर, उसी के इक्विवेलेंट है। अच्छा, इनसे पहले भारत किस किस भारतीय को मिल चुका है? कौन 3 हैं? एक तो मोरारजी देसाई हैं, इन्हें निशान पाकिस्तान दिया गया था तब के प्रेसिडेंट गुलाम इशक खान द्वारा 1990 में। दिलीप कुमार जी को भी दिया गया था, एक्टर रहे जो 1998 में, और कश्मीर सेपरेटिस्ट लीडर अली गिलानी को भी दिया गया था 2020 में। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट? विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश ने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है UAE। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट
सोलर पावर प्लांट को इनोग्रेट किया है। और आप सभी जानते हैं कि अब जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 है, ये भी सऊदी अरब में शुरू होने वाली है। तो उससे पहले एक तरह का बूस्ट है ये कि लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इन्होंने लॉन्च किया। 2 गीगावाट का है ये। इसका नाम है अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। आबू धाबी सिटी के पास है और इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर देगा कि 2 लाख घरों को जो है जगमगा सके। और साथ ही 2.4 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन भी ये डिस्प्लेस कर सकता है। फॉरवर्ड रीजन विल एम फातिमा बीवी हु पास्ड अवे रिसेंटली बी रिमेंबर्ड। एम फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको जाना चाहिए फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस एम फातिमा बीवी। इनका हाल ही में निधन हो गया केरल के कोल्लम में। 96 इनकी एज रही। केरल प्रभा अवार्ड भी इनको दिया गया था इसी साल। आपको जाना चाहिए 1989 से 1992 के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट जज रही और फर्स्ट वुमेन है ये मुस्लिम कम्युनिटी से जो इस हाई रैंकिंग में पहुंची हैं जुडिशियल ऑफिसर में। साथ ही तमिलनाडु गवर्नर के तौर पर भी ये कार्यरत रही 1997 से 2001। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर भी रही 1993 से 1997 में। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। एस शंकरैया फ्रीडम फाइटर रहे, फाउंडिंग मेंबर रहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPI-M के और लेफ्ट मूवमेंट के अग्रणी लीडर रहे हैं ये भारत में। 102 की एज में इनका भी निधन हो गया। 3 टाइम ये MLA थे। और ऑब्ituary देखें तो मलयालम राइटर P वाल्सलाइन का भी 85 की एज में निधन हो गया। रोसलिन कार्टर ये US फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की वाइफ थी और जब प्रेसिडेंट की वाइफ थी इसका मतलब ये एक्स फर्स्ट लेडी रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स की और प्यार से इन्हें स्टील मैग्नोलिया बोला जाता है। इनका भी हाल में 96 की एज में निधन हो गया। संजय कातरी ये डायरेक्टर रहे हैं। धूम मूवी जो आई थी उसको डायरेक्ट किया इन्होंने, उसके बाद फिर धूम 2 आई उसको भी डायरेक्ट किया। हाल ही में 56 की एज में इनका निधन हो गया। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। कौन सा शहर पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, ये फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये न्यू दिल्ली में होंगे 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में। टोटल 7 डिसिप्लिन्स में ये जो गेम्स है खेले जाएंगे और 3 स्टेडियम्स में। आपको जानना चाहिए 2018 से इन गेम्स की शुरुआत हुई थी। अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स खेले जा चुके हैं जिनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, 3 खेलो इंडिया इंडस्ट्री गेम्स हैं और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं। ये साल याद रखना 2018 पूछा गया है पहले भी ना बैंक के एग्जाम में। विच कंट्री होस्टेड द 16th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप्स। विश्व वुशु चैंपियनशिप के 16वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन है USA। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का 16th एडिशन हाल ही में फोर्ट वर्थ कन्वेंशन सेंटर टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित किया गया या ये कंप्लीट हुआ है, संपन्न हुआ है। भारत ने यहाँ पर 3 मेडल्स जीते जिनमें 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिल्वर जीता है रोशबीना देवी ने और ब्रॉन्ज जीते हैं कुशाल कुमार और छवि ने। भारत की यहाँ पर 18th रैंक रही है और टॉप किया है चाइना ने। हाउ मेनी गोल्ड डिड इंडिया विन एट 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड एट बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 2023 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 4। आपको जानना चाहिए 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई है और आपको जानना चाहिए अब तक की भारत की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन गेम्स में। 9 मेडल्स भारत ने जीते हैं जिनमें 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है। राकेश कुमार जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक यहाँ पर लगाई है। 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। भारत ने इस चैंपियनशिप में टॉप किया है, साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है। RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Vesalpur Nagarik Sahkari Bank Limited Gujarat for non-compliance with its directions। RBI ने अपने निर्देशों का पालन न करने पर द वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है?
सही आंसर ऑप्शन ए है 25,000 रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर, क्योंकि आरबीआई के जो डायरेक्शंस थे प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक संबंधित, उनका अनुपालन इसने नहीं किया। आरबीआई ने 50,000 माफ कीजिएगा 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है द खंबात नागरिक सहकारी बैंक खंबात गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स। आरबीआई ने 2.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। कारण आप देख सकते हैं। आरबीआई ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पोरबंदर गुजरात पर। ठीक है, इसका रीजन भी आप देख सकते हैं, प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक हिम्मतनगर गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। Which state government has launched Safe City project to enhance the safety of girls and women? किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो गर्ल्स हैं, जो विमेन हैं राज्य में, इनकी सेफ्टी इन्हेंस हो सके। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट सीसीटीवीज इंस्टॉल करेगी। जो भी 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ, और जो स्कूल्स हैं, मदरसाज हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ पर भी सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अप्रूव किया गया था। ठीक है, 8 सिटीज़ में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। ऊपर वाला अलग है उत्तर प्रदेश, पर ये नीचे वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ मैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब दोनों सेंट्रल और राज्य की इसमें जो है फंडिंग रहती है। तो 8 सिटीज़ में लॉन्च किया गया था ये, अभी की बात है 2-3 महीने पहले की। हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सेक्टर? भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र में कितने निवेश को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी है 360 मिलियन $। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने 360 मिलियन $, की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी हार्डवेयर सेक्टर में, जो इनकी अपनी फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम है उसके लिए। The announcement comes as a major step towards the realizing India's ambitious target of becoming $300 billion IT hardware manufacturing hub by 2026। तो 2026 तक हमारा क्या टारगेट है? जो हमारी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है वो $300 बिलियन की हो जाए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी ये लगभग 27 कंपनीज से आएगी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट? किस संगठन ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की? सही आंसर ऑप्शन बी है यूएनईपी। देखिए यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी की है, नाम देखिएगा पहले रिपोर्ट का नीचे, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 अंडर फाइनेंस्ड, अंडर प्रिपेयर्ड, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन लीव्स वर्ल्ड एक्सपोज्ड। तो इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस जो प्राप्त होता है वर्ल्ड बैंक से या फिर डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग नेशंस को, उसमें 15% की जो है गिरावट देखी गई है 2021 में। और कितना फंड प्राप्त हुआ है? $21 बिलियन केवल। क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस मतलब क्लाइमेट का आप सभी जानते हैं ना, क्लाइमेट से संबंधित जो भी उपाय किए जाते हैं, है ना, जिस भी तरह के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं ताकि क्लाइमेट हमारा सही बने रहे, तो उसके लिए हेल्प दी जाती है, कंट्रीज़ को फाइनेंस दिया जाता है कि अपने स्तर पर कुछ जो है सुविधाएं दे या फिर क्लाइमेट संबंधित कुछ कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं पैसे वाले, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं कि $21 बिलियन केवल इसमें जो है फाइनेंस जो है ये जो है 2021 में इतना फाइनेंस क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए निकाला गया है ना, और ये 15% कम है, जितना होना चाहिए था उससे 15% कम है। इसमें बताया गया कि जो 26th COP हुई थी ग्लासगो में,
वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि 40 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस 2025 तक प्रोवाइड कराया जाएगा। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो करंट ग्लोबल एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है, फाइनेंस गैप मतलब जो नीड्स है और जो एक्चुअल फाइनेंस में मिल रहा है, जितने की नीड है और जितना में मिल रहा है, उसके बीच का जो गैप है वो 194 से 366 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो टोटल कॉस्ट है एडेप्टेशन फाइनेंस की वो 215 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब इतना चाहिए 215 बिलियन यूएस डॉलर। यूएनईपी का मतलब आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हु हैज बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, विनय एम टोंसे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विनय एम टोंसे को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30 नवंबर 2025 तक। इससे पहले ये एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और इनका नाम फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB द्वारा दिया गया, रिकमेंड किया गया। और ये पोस्ट इसलिए खाली थी क्योंकि जून में जो स्वामीनाथन जानकी रमन थे, ये डिप्टी गवर्नर बना दिए गए रिजर्व बैंक के। तो पहले ये MD थे, अब फिर रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बना दिए गए, इसलिए पोस्ट खाली हुई थी। उसे भरने के लिए विनय जी को नियुक्त किया गया। तो अब इस तरह से SBI का जो बोर्ड है वो दिखता है। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है और जो 4 MD है वो CS सेठी, अश्विनी कुमार, आलोक कुमार और विनय जी। Which of the following has been chosen by Cambridge Dictionary as the word of the year for 2023? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हेलुसिनेट। देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 बताया है। और अब जो हेलुसिनेट है, इसका मीनिंग इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करके दिया है। हेलुसिनेट का मतलब आप सभी जानते ही हैं। जनरली क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो है नहीं पर आप उसे देख पा रहे हो, उसे सुन पा रहे हो, उसे फील कर पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेट। तो अब तक ये डेफिनेशन होती थी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, पर अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कहा है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेलुसिनेट करती है, इसका मतलब वो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है। बाकी कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर AI है। एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हेल्ड एट विच प्लेस। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पिथौरागढ़। आपको जानना चाहिए, नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक्सरसाइज सूर्य किरण के 17th एडिशन को संपन्न किया है पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। आपको बता दें, एक एनुअल डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि दोनों ही कंट्रीज के बीच अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है। इंडियन आर्मी की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट ने इस एक्सरसाइज में भारत को रिप्रेजेंट किया, वहीं नेपाल आर्मी कंटिजेंट को रिप्रेजेंट किया गया है तारादल बटालियन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लू अ शॉर्टी इन द इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, इन विच सिटी डिड द डिमॉन्स्ट्रेशन टेक प्लेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। यह उड़ान कहाँ से भरी गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो तेजस ट्विन सीट लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इसकी शॉर्टी जो है की है। शॉर्टी मतलब एक संक्षिप्त यात्रा, ठीक है। तो इसमें फ्लू किए हैं, इसमें उड़े हैं और ये एक इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट है, भारत का ही। और ये जो शॉर्टी है, जो संक्षिप्त यात्रा रही, संक्षिप्त में मतलब कुछ ही देर की, ये की गई एयरक्राफ्ट सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में। आपको जानना चाहिए, 30 मिनट की जो ये शॉर्टी रही, इसमें जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस, इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर के सामने। और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने जो है एक फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है इस तरह से शॉर्टी पूरी की है। आपको जानना चाहिए, जो तेजस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट वर्जन है, ये 2016 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और करंट में 2 स्क्वाड्रंस ऑफ IAF
45 स्क्वाड्रन और 18 स्क्वाड्रन ये फुली ऑपरेशनल है इस LCA तेजस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ड्यूरिंग 2022-23? 2022-23 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परसोत्तम रूपाला, इन्होंने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 जारी की हैं मिल्क, एग, मीट और वूल प्रोडक्शन संबंधित 2022-23 के लिए। और ये एनिमल इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे जो कि मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच कंडक्ट किया गया उस पर बेस्ड है। और कहाँ ये स्टैटिस्टिक लॉन्च की गई? गुवाहाटी में। इसमें बताया गया है कि जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन हमारी कंट्री में 2022-23 के दौरान ये 230.58 मिलियन टन रहा है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट 2022-23 में उत्तर प्रदेश रहा है, जिसका टोटल मिल्क प्रोडक्शन में 15.72% शेयर है। बात करते हैं एग प्रोडक्शन की, तो 138.38 बिलियन नंबर्स एग 2022-23 में जो है प्रोड्यूस किए गए। और मेजर कंट्रीब्यूशन टोटल एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश से आया है 20.13%। नेक्स्ट है मीट प्रोडक्शन, तो कितना मीट प्रोड्यूस किया गया? 9.77 मिलियन टन्स 2022-23 के दौरान, और मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इसमें उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट कैटेगरी वुल प्रोडक्शन की है, ये 33.61 मिलियन केजी रहा है 2022-23 के दौरान, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो राजस्थान से रहा है 47.98%। विच सिटी रिसीव 2023 सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड? किस शहर को 2023 सतत परिवहन पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पेरिस। देखिए, जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली ने 26 नवंबर को वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया है टू रिकॉग्नाइज द क्रूशियल रोल ऑफ सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सेसिबल एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसी दौरान जो 2023 सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड है ये पेरिस, फ्रांस को दिया गया है। वहीं जो सिटीज़ हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है, उनमें भुवनेश्वर भी है भारत से। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपको जाना चाहिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? 1949 में, इसी दिन 26 नवंबर को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब इफेक्टिव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाएंगे। और इसी मौके पर इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका स्टैचू सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अनावरण किया है स्टैचू का। एक क्वेश्चन देखिएगा, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया 2023 में, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। बिल्कुल सही है ना। और दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, ऑन 26 नवंबर 1949 द Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा कि इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो कमेटी तो पहले ही बन चुकी थी, ठीक है, अडॉप्ट किया था। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है नवंबर 26। देखिए, 26 नवंबर को भारत नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करता है टू कमेमोरेट द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड के लिए जाने जाते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परसोत्तम रूपाला ने इस मौके पर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स भी दिए हैं 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को ही दिए जाते हैं, ठीक है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स। कहाँ पर दिए इन्होंने? गुवाहाटी, आसाम में। तो ये 3 कैटेगरीज में होते हैं, बेस्ट डेयरी फार्मर्स रेयरिंग इंडिजीनियस कैटल बुफेलो ब्रीड्स, दूसरा है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी कैटेगरी आती है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। और इसमें जो अवार्ड दिया जाता है फर्स्ट रैंक को 5 लाख रुपए का दिया जाता है। तो यहाँ पर अवार्ड विनर्स के नाम भी है, जो बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल ब्रीड में मिला है राम सिंह, करनाल, हरियाणा। दूसरा है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये मिला है पुलपल्ली
शिरोपदका शाहकरना संगम लिमिटेड, वायनाड केरल। और तीसरा है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, ये सुमन कुमार शाह को दिया गया है, अरिया बिहार से है। Which NBFC has signed a financing pact with Asian Development Bank for $125 million to support financing in rural and peri-urban areas of India? किस NBFC ने भारतीय ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $125 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है L&T फाइनेंस। देखिए L&T फाइनेंस ने एक फाइनेंसिंग पैक्ट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। इसकी वैल्यू $125 मिलियन की है, ताकि जो रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड की जा सके, खास करके महिला जो बोरोवर्स हैं उनके लिए। आपको जाना चाहिए पे ग्लोकल, जो कि एक क्रॉस बॉर्डर फोकस्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। इसे हाल ही में RBI से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक NBFC है। ठीक है, तो NBFC करंट अफेयर देख रहे हैं हम। ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स, एक्सेल पार्टनर्स एंड क्यूना कैपिटल, ये दोनों ही शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने स्टेक बढ़ाएंगे, 9.99% कर लेंगे, दोनों ही ईच है ना। फिलहाल इन दोनों के ही जो स्टेक हैं वो 4.99% है इस बैंक में, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में। विच बैंक एंड UK एक्सपोर्ट फाइनेंस signed a financing program of up to £100 million to support Indian MSMEs and corporates for financing their imports from the UK? तो सही आंसर ऑप्शन ए है HSBC इंडिया। तो देखिए यहाँ पर जो UK एक्सपोर्ट फाइनेंस और HSBC इंडिया है, इन्होंने भारतीय MSME और कॉरपोरेट्स को UK से उनके आयात के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन जो है पाउंड तक के वित्त पोषण कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो HSBC इंडिया एंड UK एक्सपोर्ट फाइनेंस, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, इन्होंने एक फाइनेंशियल प्रोग्राम को जो है हाल ही में साइन किया है 100 मिलियन पाउंड, ताकि जो इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको सपोर्ट किया जा सके। दिस पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू इनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर इंडियन MSMEs एंड बूस्ट ट्रेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। HSBC इंडिया के CEO हितेंद्र दावे हैं। Which bank has announced a corporate tie-up with Bajaj Allianz Life Insurance Cooperative Limited to distribute life insurance products to its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कर्नाटका बैंक। आपको जाना चाहिए कर्नाटका बैंक ने एक कॉर्पोरेट टाई अप अनाउंस किया है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। MD एंड CEO बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के तरुण चुग हैं। कर्नाटक बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स मंगलोर कर्नाटक है, टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है श्रीकृष्णन हरिहर शर्मा। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Bank of Baroda for non-compliance with certain directions issued by it? RBI ने निर्देशों का अनुपालन न करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है 4.34 करोड़ रुपीस। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4.34 करोड़ रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ बड़ौदा पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर अक्रॉस बैंक्स। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया है। दूसरा लगाया सिटी बैंक पर 5 करोड़ रुपए का, इसका रीज़न देख लेना। और तीसरा लगाया इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का। तो ये महत्वपूर्ण रहते हैं, ये वाले जुर्माने रहते हैं ना। आपने कई बार देखे कि ये इस तरह के क्वेश्चन कराते रहते हैं। तो जो वैसे कोऑपरेटिव बैंक पर लगते हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते आपके एग्जाम के, लेकिन जो ये प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक पर जुर्माना लगता है ना, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो इनके अमाउंट भी याद रखिएगा, और रीज़न आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल बैंक याद रखिएगा और किस पर कितने रुपए का लगा है ये याद रखिएगा। तो तीनों महत्वपूर्ण है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। वरना जो रीजनल बैंक होते हैं उन पर तो लगते ही रहते हैं जुर्माने। विच कंट्री हैज़ बिकम चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024? कौन सा देश 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है, इसकी हाल ही में 63rd काउंसिल मीटिंग हुई है। इन्होंने अनाउंस किया है कि 2024 के लिए जो हमारा ये चेयर रहेगा, वो जो चेयर कंट्री रहेगी वो इंडिया रहेगी, यानी कि एक अध्यक्ष कंट्री जो रहेगी वो भारत रहेगा।
आपको बता दें इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का पूरे वर्ल्ड में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरे वर्ल्ड में जो शुगर कंजम्पशन में हम 15% शेयर है हमारा और प्रोडक्शन में 20%। अच्छा, इसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल हासिल कर लिया 2022-23 में, और भारत थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एथेनॉल प्रोडक्शन में आफ्टर यूएसए एंड ब्राज़ील। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट याद रखिएगा कानपुर में है। विच कंपनी वॉज कन्फर्ड विद द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023? किस कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है NHPC। देखिए NHPC को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 दिया गया है इन लार्ज स्केल एंटरप्राइज कैटेगरी, और ये अवार्ड इनको दिया गया एक सेरेमनी में जो कि बेंगलुरु में हुई है। NHPC की बात करते हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार बिश्नोई हैं, हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद हरियाणा में है। हेमफेस्ट इंडिया 2023 हेल्ड इन विच सिटी? हेमफेस्ट इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवू सिंह चौहान, इन्होंने हेमफेस्ट इंडिया 2023 को इनोग्रेट किया है साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। हेमफेस्ट इंडिया 2023 brings together a diverse community of amateur radio operators showcasing the latest innovations, communication techniques and technological advancement। आपको जानना चाहिए जो amateur रेडियो है यानी कि HAM रेडियो एक पॉपुलर हॉबी है इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस। तो कमर्शियल नहीं होता है ये जो रेडियो प्रोग्राम है, ठीक है, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। यंत्र 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? यंत्र 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। देखिए जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाए ना तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो आप ज़रूर पढ़ के जाया करें। ये एक महत्वपूर्ण जो है थीम होता है किसी भी एग्ज़ाम में। एक तो रैंकिंग हो गया, एक ये कॉन्फ्रेंस हो गया, तो ये तो आप बिल्कुल मत छोड़ा करें, ठीक है। जैसे PDF है तो कंट्रोल F आपने क्लिक किया और वहाँ पर सर्च बॉक्स आ जाता है, उसमें आपने डाला सबमिट या कॉन्फ्रेंस, तो सारे करंट अफेयर सबमिट से संबंधित आ जाएंगे, तो तुरंत आप उनको जो है एक जल्दी से उनका व्यू लेकर, बर्ड्स आई व्यू लेकर और अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेंगलुरु है। चलिए जानते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु में योगा एंड आयुर्वेदा इन न्यूरो साइंसेज थेरापेटिक्स एंड रिसर्च अप्रोचेस यानी कि यंत्र 2023 को अटेंड किया है और इसे जिज्ञासा के साथ मिलकर आयोजित किया गया। आपको बता दें जो यंत्र 2023 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन से संबंधित है। What is the name of the pollution response exercise conducted by the Indian Coast Guard of वाडीनार गुजरात? वाडीनार गुजरात में भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है नेट पोलरेक्स 9। देखिए 9th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 9 ये हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा वाडीनार गुजरात में आयोजित किया गया। लगभग 31 फॉरेन ऑब्जर्वर्स एंड 80 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। The NetPolrex 9 accomplished its objective of testing the level of preparedness and coordination between various resource agencies to respond to a marine oil spill, invoking provisions of the National Oil Spill Disaster Contingency Plan। राकेश पाल डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। What is the mascot of the first ever खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है उज्ज्वला। देखिए फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो एंड मास्कट हाल ही में लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। और ये जो मास्कट है ये है उज्ज्वला। उज्ज्वला एक स्पैरो है, ठीक है, और ये एक सिंबल है दिल्ली प्राइड का। और जो है अगर हम बात करें ये एक रिमाइंडर है, ठीक है, दैट स्ट्रेंथ कम्स इन मैनी फॉर्म्स एंड द ह्यूमन स्पिरिट इज अनब्रेकेबल। सही बात है। AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी ओपनड इन विच सिटी? AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी किस शहर में खोली गई? सही आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में।
AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड फीफा मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। इन दोनों ने पार्टनरशिप की है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ ये एकेडमी स्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स इंक्लूडिंग 15 फ्रॉम उड़ीसा, 50 में से 15 उड़ीसा से रहेंगे, ठीक है। अंडर 14 कैटेगरी उनको सिलेक्ट किया गया जाएगा इस एकेडमी में पूरे देश भर से, और इस एकेडमी को हेड करेंगे फीफा द्वारा अपॉइंटेड कोच और स्टाफ। इन विच ईयर डिड इंडियाज फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च टेक प्लेस इन थुम्बा, केरल। केरल के थुम्बा से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी है 1963। देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था थुम्बा केरल से, उसकी डायमंड जुबली हाल ही में इसरो द्वारा सेलिब्रेट की गई है। और आपको बता दें जो लॉन्चिंग हुई थी साउंडिंग रॉकेट की, ये 21 नवंबर 1963 को हुई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब इस तरह की कोई एक नेशनल लेवल का इवेंट होता है, उसकी कोई डायमंड जुबली वगैरह या सिल्वर जुबली मनाई जाती है तो महत्वपूर्ण रहती है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन एंड एटॉमिक एनर्जी हैं, इन्होंने इस 60th ईयर ऑफ द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च का जो ये इवेंट रहा इसको संबोधित किया है। अच्छा, ये कुछ एम जानिएगा, इसी आर्टिकल में थे PIB के। इसरो के एम क्या है? इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान 2025 तक लॉन्च करना, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक इस्टेब्लिश करना, और फर्स्ट इंडियन टू सेट फुट ऑन द मून बाय 2040, पहला इंडियन जो मून पर पाँव रखेगा, ठीक है, 2040 तक। तो ये मिशन याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, बीच बीच में आते रहते हैं और आप फिर एग्जाम में आते हैं तो ढूंढते हैं कि ये कहाँ होता कहाँ से पढ़ पाते, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको अभी शुगर का बताया था, एथेनॉल का बताया, प्रोडक्शन के भारत इतना लार्जेस्ट है, इतना प्रोड्यूस करता है, ये सभी डेटा। How many world titles has Pankaj Advani won with his victory in the World IBSF Billiards Championship 2023? विश्व IBSF Billiards Championship 2023 में अपनी जीत के साथ पंकज आडवाणी के नाम अब कितने विश्व खिताब हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 26। आपको जानना चाहिए भारत के पंकज आडवाणी, इन्होंने वर्ल्ड IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 जो कि दोहा कतर में हुई, इसे जीत लिया है, और इसी के साथ इन्होंने अपने 26 वर्ल्ड टाइटल भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपको जानना चाहिए इन्होंने फाइनल में सौरव कोठारी को हराया है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि पंकज आडवाणी को बोला जाता है प्रिंस ऑफ पुणे। जैसे सौरभ गांगुली है प्रिंस ऑफ कोलकाता, ऐसे ही पंकज आडवाणी है प्रिंस ऑफ पुणे। इस तरह के निकनेम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, और इनफैक्ट ये पूछा भी गया है पंकज आडवाणी संबंधित। The recently signed MOU between India and the European Union focuses on which specific sector? भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन किस विशिष्ट क्षेत्र पर केंद्रित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सेमीकंडक्टर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी कि TTC ये मीटिंग वर्चुअली हुई है, और भारत की ओर से इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो TTC है यानी कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन के द्वारा अप्रैल 2022 में। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी TTC की भारत और EU के बीच में, ये ब्रुसेल्स में हुई थी 16 मई 2023 को। तो अब ये मीटिंग जो हुई है इसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया और EU के बीच में सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड। आपको जानना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि भारत काफ़ी जोर दे रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, और भारत ने $10 बिलियन की इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने का ऐलान किया हुआ है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारत दूसरी ऐसी कंट्री है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन ने TTC मैकेनिज्म जो है साइन की हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, भारत की तो पहली TTC मैकेनिज्म है किसी के साथ, EU के साथ, और EU की ये सेकंड TTC मैकेनिज्म है किसके साथ, जो है भारत के साथ, है ना। पहली US के साथ है।
Which of the following states has emerged as the only state in the country to have completed the social audit of work done under the मनरेगा in all village panchayats in the state? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण पूरा करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केरल। आपको जानना चाहिए कि केरल इकलौता ऐसा राज्य बन गया है हमारे देश में जिसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि मनरेगा के तहत जो कार्य किया जाता है उसका सोशल ऑडिट किया है सभी विलेज पंचायत में। जो ये सोशल ऑडिट होता है ये फर्स्ट 6 मंथ का करंट फिस्कल का ये कंप्लीट हो चुका है केरल में सभी 941 विलेज पंचायत में। अच्छा, इस मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है जहाँ पर 64.4% कार्य हो चुका है सोशल ऑडिट का। आपको जानना चाहिए एज पर सेक्शन 17 ऑफ द मनरेगा एक्ट 2005 ग्राम सभास इन विलेज पंचायत हैव टू मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स विद इन दैट लोकल बॉडी एंड कंडक्ट मैंडेटरी रेगुलर सोशल ऑडिट ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर द स्कीम। तो ये जो सेक्शन है मनरेगा एक्ट 2005 की ये सोशल ऑडिट के बारे में बात करती है कि जो भी कार्य हो रहे हैं पंचायत के तहत उसका ऑडिट होना जरूरी है। What rare metal has been discovered by researchers from IIT रोपड़ in the सतलज रिवर सैंड in पंजाब? IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में किस दुर्लभ धातु की खोज की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, टेंटलम। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ से कुछ रिसर्चर्स की टीम ने जो टेंटलम है इसको पाया है सतलज रिवर सैंड में पंजाब में। आपको बता दें जो टेंटुलम है ये काफ़ी रेयर मेटल है, दुर्लभ धातु है, एटॉमिक नंबर इसका 73 है। इसको डिस्कवर किया गया था एंडोर्स गुस्टैफ एकेनबर्ग जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट है, इनके द्वारा 1802 में। आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ किया जाता है टेंटुलम का। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ बाकी की क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहता है डेटा। अब देखिए जो टेंटलम है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और प्लेटिनम के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और जो टेंटुलम है अपने प्योर कंडीशन में काफ़ी डक्टाइल होती है, यानी कि इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं और थिन वायर में भी आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जानकारी जो है फालतू की है, क्योंकि हर तरह का बच्चा जुड़ा हुआ है। पीसीएस के बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो देखते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है ये। एसएससी के होते हैं उनके लिए कुछ जानकारी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो सब तरह के बच्चों का ध्यान रखकर करंट अफेयर्स पढ़ाने पड़ते हैं। विच एजेंसी रिलीज्ड एमिशंस कैप रिपोर्ट 2023? किस एजेंसी ने एमिशंस कैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूएनडीपी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछा सकता है या फिर एसएससी के एग्जाम में पूछा सकता है, लेकिन अगर आप उससे हायर लेवल में जाएं तो आपको ये पूरी जानकारी देखनी होगी जितनी भी ये जानकारी लिखी है। ठीक है, तो जो वनडे एग्जाम है उनके लिए केवल इतना महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट किसने जारी की है, एमिशंस कैप रिपोर्ट यूएनडीपी ने। चलिए जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी है इसका आंसर, है ना, ये गलती से ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो गया ना, यूएनईपी है। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी, इसने एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर्स हिट न्यू हाइज येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशंस अगेन, ये रिपोर्ट का नाम है, इसको लॉन्च किया। ये 14th एडिशन है इस एमिशन गैप रिपोर्ट का। इसमें बताया गया है कि कंट्रीज की जो करंट क्लाइमेट पॉलिसीज हैं इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस सेंचुरी के एंड तक जो वर्ल्ड है वो कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा वार्म हो जाएगा, और जो ग्रीन गैस एमिशंस है वो 42% तक हमें कम करनी होगी 2030 तक, ताकि जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बना रहे। द वर्ल्ड टुगेदर एमिटेड 57.4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2022। देखिए, विश्व ने जो है 2022 में 57.4 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की है, जो कि 1.2% इंक्रीज है प्रीवियस ईयर से, और 2019 से भी काफ़ी हाई है। इसमें बताया गया है कि जो कोविड पैंडेमिक आई उसके कारण जो ग्लोबल एमिशन है 2020 में उसमें डिप देखने के लिए मिला, लेकिन क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो डाउन चली गई थी, लेकिन 2021 में एमिशन फिर से जो है 2019 वाले लेवल पर पहुंच गया।
इसमें भी बताया गया है कि चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड के 2 बिगेस्ट एमिटर हैं और भारत तीसरे नंबर पर है। Who has been appointed as the administrator by the Reserve Bank to manage the affairs of अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के मामलों के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सत्य प्रकाश पाठक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए। आपको जानना चाहिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई है, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको अपने हाथ में ले लिया है, पूरा प्रशासन अगले 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। और आपको बता दें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 36 AAA सेक्शन 56 है, उसके तहत आरबीआई को ये पावर प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी के चलते हुए अब सत्य प्रकाश पाठक, जो कि फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है इस बैंक का। और एक कमिटी ऑफ एडवाइजर्स भी अपॉइंट की है जो कि सत्य प्रकाश पाठक जी को असिस्ट करेगी इनके कार्यों में। इस कमेटी ऑफ एडवाइजर्स के मेंबर हैं वेंकटेश हेगड़े, महेंद्र छाजेड और सुहास कोखले। ICAR Indian Institute of Spices Research has developed a high-yielding black pepper variety. What has it been named? ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, चंद्र। देखिए ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड केरल, इन्होंने एक हाई यील्डिंग वैरायटी ब्लैक पेपर की काली मिर्च की जो है डेवलप की है, जिसका नाम IISR चंद्रा रखा गया है। इसमें लॉन्ग स्पाइक है, कॉम्पैक्ट सेटिंग है और बोल्ड बेरीज प्राप्त होती हैं। तो 2 पेपर वेराइटीज हैं, चोलामुंडी और थोमांकोंडी, इनको क्रॉस किया गया, उसके द्वारा एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई, उसको फिर से क्रॉस किया गया थोमानकोंडिन सूरिंग के साथ और उससे फिर ये प्रोडक्ट मिला है IISR चंद्रा। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड? राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, देवाशीष भट्टाचार्य जी। देखिए 5 डिस्टिंग्विश्ड मेटलर्जिस्ट को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 दिया गया है 4 कैटेगरीज में। चलिए इनके नाम देखते हैं। डॉक्टर कामाची मोदाली ओथानी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी, इन्हें नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया। डॉक्टर रामेश्वर शाह, इनको R&D इन आयरन एंड स्टील सेक्टर में अवार्ड दिया गया। डॉक्टर नीलोय कुंदू, इनको यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड दिया गया है। और एसिलन मुथुमैनिकम, इनको अवार्ड दिया गया है यंग मेटलर्जिस्ट मेटल साइंस अवार्ड। ऊपर दिया गया एनवायरनमेंट के लिए है ना, यंग मेटलिस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड, और इनको दिया गया मेटल साइंस में। साथ ही इसी मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह कुलस्ते, इन्होंने कहा है कि भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना है। वेयर इज द वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व AMR जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 18 to 24 नवंबर। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक ये 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इस बार इसका थीम रहा प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए जब कोई ऐसी बीमारी हो जाए, जब आप कोई दवाई खा रहे हो और उसका असर ही ना हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं या फिर और कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ले रहे हैं, वो इनइफेक्टिव हो जाए, मतलब जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता थी ना वो पूरी तरह से जो है खत्म हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो कोई काम ही नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्शन बढ़ेगा, जब दवाई इनइफेक्टिव हो जा रही है ना, ट्रीटमेंट काफ़ी खतरनाक हो जाएगा जो कि फेटल बन सकता है, डेथ भी इसमें हो सकती है। Which state has won the best state award in the inland fisheries category? किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ने बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है इनलैंड फिशरीज कैटेगरी में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अल्ट्रा मॉडर्न फिश मॉल भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है चंदौली यूपी में 62 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। इस बार 2023 में इसका थीम रहा सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। हु लॉन्च्ड लीप अहेड इनिशिएटिव? लीप अहेड पहल किसने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एस कृष्णन। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने क्यों पूछा है ना, आप
कुछ पैटर्न्स याद रखिएगा एग्जाम में, किस तरह के पैटर्न्स पे एग्जाम आते हैं। ये मैंने कई एग्जाम में देख लिया इस तरह के। जब किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कोई इवेंट को लॉन्च करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, 3 मिनिस्टर दे देंगे और उन सेक्रेटरी का नाम दे देंगे, ठीक है। या फिर किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने लॉन्च किया है तब पूछ लेते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक सा इवेंट रहता है ना, क्योंकि ज्यादातर जो ये 4-5 गिने चुने नाम है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब लॉन्च करते रहते हैं। पर जब कोई सेक्रेटरी लॉन्च करता है किसी इवेंट को या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉन्च करता है तो उसका नाम आप जरूर याद रखा करें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा, एस कृष्णन। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लेक्चर में सुनते हैं ना तो आपको पता चलती है। केवल अगर आप डेली पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो उससे ये छोटी छोटी चीजें आप मिस कर देते हैं, क्योंकि इस चीज में एक्सपीरियंस देखा आप लोग, कोई ऐसे हैं जो अभी पहली बार पेपर दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कई साल से दे रहे हैं, ठीक है। तो सबको इतना मालूम नहीं होता इस चीजों का। देखिए जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एस कृष्णन, इन्होंने लीप अहेड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि एक जॉइंट कोलैबोरेशन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI और इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली NCR के बीच में। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ है। STPI की बात करें, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है and it is engaged in promoting software exports, nurturing tech startup ecosystem and working for the dispersal of the ITES industry. According to Cushman and Wakefield, what is the ranking of Delhi's Khan market among the most expensive retail high street locations in the world? Cushman and Wakefield के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे खुदरा हाई स्ट्रीट संस्थानों में दिल्ली के खान मार्केट की रैंकिंग क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 22nd। देखिए दिल्ली का जो खान मार्केट है ये 22nd मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल हाई स्ट्रीट लोकेशन है, और इसका जो एनुअल रेंट है, यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो $217 पर स्क्वायर फीट इसका जो है एनुअल रेंट आता है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट है कुशमैन एंड वेकफील्ड, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम है मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें इन्होंने जो प्राइम रिटेल रेंटल रेट्स हैं की सिटीज़ में उनके बारे में बताया है। न्यूयॉर्क की जो 5th एवेन्यू है ये टॉप रैंकिंग पर है, वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल डेस्टिनेशन। मिलान का वेया मोंटेनापोलियन ये दूसरे नंबर पर है, और हांगकांग का शिमसा सुई ये 3rd पोजीशन पर है। Who has been appointed as the international ambassador for the Tata Steel Kolkata 25K event in 2023? 2023 में टाटा स्टील कोलकाता 25 के इवेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, कॉलिन जैक्सन। देखिए प्रोकैम इंटरनेशनल जो कि टाटा स्टील कोलकाता 25K के प्रोमोटर्स हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि फॉर्मर 110 हर्डल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कॉलिन जैक्सन ये इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर होंगे जो अपकमिंग एडिशन आने वाला है टाटा स्टील कोलकाता 25K का। आपको बता दें ये एक जो है एक वर्ल्ड एथलेटिक्स एलिट लेवल रोड रेस है ना, टाटा स्टील कोलकाता 25K 2014 से आयोजित की जा रही है। अच्छा, इसी तरह का एक और देख लीजिए, पर ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित है। ऊपर भी आप एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर समझ सकते हैं कि नियुक्त किया है, और नीचे भी आप यही समझ सकते हैं एको जो कि इंश्योरर है। इन्होंने पार्टनरशिप की है आर माधवन जो कि एक्टर हैं, और इनको वॉइस ऑफ द कस्टमर बनाया ताकि जो कम्प्लेक्स इंश्योरेंस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई किया जा सके और कस्टमर्स को जो है उनका डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया जा सके। तो आर माधवन को एको ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। Who has been appointed as the new global delivery center leader at Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ग्लोबल डिलीवर सेंटर लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अपर्णा गुप्ता। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर DC लीडर के तौर पर नामित किया है। हैदराबाद में 2005 में स्थापना हुई थी ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की, है ना, और ये जो है डिलीवरी आर्म है इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डिलीवरी की, और 2 और लोकेशन में आ चुकी है, बेंगलोर में भी है, नोएडा में भी है, बाकी पूरे वर्ल्ड में तो है ही। विच सिटी होस्टेड सेकंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023? किस शहर ने दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, न्यू दिल्ली। देखिए हाल ही में सेकंड CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 आयोजित की गई न्यू दिल्ली में, और इसमें नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज यानी कि NB8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है।
तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी संबंधित ये समिट रही है। NB8 एक रीजनल कोऑपरेशन है जिसमें कि 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं, यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, और 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। In which month did UPI transactions reach an all-time high of rupees 17.16 lakh crore in 2023? 2023 में किस महीने में यूपीआई लेनदेन 17.16 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अक्टूबर। देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस अपने उच्चतम लेवल पर पहुंच गया अक्टूबर के महीने में। कितना रहा? 17.16 लाख करोड़ रुपए का। अगर हम सितंबर में देखें तो 15.8 लाख करोड़ रुपए का था, यानी कि अक्टूबर में 9% की इंक्रीज देखने के लिए मिली है। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो 11.41 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं अक्टूबर में, जो कि 8% इंक्रीज है। अगर हम सितंबर से देखें, सितंबर में 10.56 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। ये डेटा बताया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। अच्छा, अगर हम देखें तो यूपीआई ने यहाँ पर 55% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है अगर हम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात करें, और 46% ग्रोथ देखने को मिली है वैल्यू के टर्म में। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, NPCI डेटा के अनुसार फोन पे का सबसे ज़्यादा इसमें शेयर है 46% जो ट्रांजैक्शंस होती है यूपीआई ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम वाइज। गूगल पे दूसरे नंबर पर है, फिर तीसरे नंबर पर पेटीएम है। अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तब भी फोन पे का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है 48%, गूगल पे का दूसरे नंबर पर है, पेटीएम का तीसरे नंबर पर है। इस तरह क्वेश्चन भी पहले बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलेक्टिवली बात करें तो फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम इनका एक तरफा राज है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। 94% शेयर इनका है वॉल्यूम वाइज और 96% वैल्यू वाइज। ठीक है, मार्च 2023 तक ऐसा बताया था सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग की जो इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट है इसमें। वैसे भी इनका ही रहता है, आप किसी भी मंथ में देख लें, है ना। ये 3 आप याद रखिएगा। Which of the following won the OTT award for best web series at the 54th International Film Festival of India held in Goa? निम्नलिखित में से किसने गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा पंचायत 2। आपको जानना चाहिए कि पंचायत 2 जो कि एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, Amazon प्राइम वीडियो पर आप इसको देख सकते हैं। इसने फर्स्ट एवर OTT अवार्ड फॉर वेब सीरीज जीता है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो कि गोवा में हाल ही में आयोजित किया गया। आपको जानना चाहिए पंचायत 2 को डायरेक्ट किया है दीपक कुमार मिश्रा ने और इसको लिखा है चंदन कुमार ने। विच फिल्म बैग्ड गोल्डन पिकॉक फॉर बेस्ट फिल्म एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एंडलेस बॉर्डर्स। आपको जानना चाहिए कि गोल्डन पिकॉक फॉर बेस्ट फिल्म ये दिया गया है पर्शियन मूवी एंडलेस बॉर्डर्स को, जिसको डायरेक्ट किया है अब्बास अमीनी ने। ये अवार्ड 54th IFFI में दिए गए गोवा में। आपको बता दें ये जो पिकॉक अवार्ड होते हैं इसमें 40 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी प्राइज दी जाती है और गोल्डन पिकॉक मेडल दिया जाता है। वहीं बुल्गारियन डायरेक्टर स्टीफन कोमेंडेरेव इन्हें सिल्वर पिकॉक दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए ब्लागाज लेशन इस मूवी के लिए। एक्टर पोरिया रहीमी सैम इन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया है इनके रोल के लिए एंडलेस बॉर्डर्स मूवी में। फ्रेंच एक्ट्रेस मेलानी थियरी इन्हें सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड दिया गया है पार्टी ऑफ फूल्स में इनकी परफॉर्मेंस के लिए। वहीं आपको जानना चाहिए क्रिटिकली एक्लेम्ड इंडियन फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी इन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है कंतारा मूवी के लिए। वहीं रेजर आजाद काया जो कि एक फिल्म मेकर हैं इन्हें अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर दिया गया है व्हेन द सीडलिंग ग्रो मूवी के लिए। आपको जानना चाहिए जाने माने हॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर माइकल डगलस इन्हें 54th सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा से सम्मानित किया गया है। अब जो भी अवार्ड दिए गए हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड, तो इसके लिए जो जूरी रही है इस जूरी की अध्यक्षता शेखर कपूर ने की है जो कि इंडियन फिल्म मेकर हैं
और इस कमेटी में रहे हैं स्पेनिश सिनेमेटोग्राफर जोस लुइस एल्केन, फ्रेंच फिल्म प्रोड्यूसर्स जेरोम पेलियार्ड एंड कैथरीन डुसार्ट और ऑस्ट्रेलियन फिल्म प्रोड्यूसर हेलेन लेक। Which film received the prestigious ICFT UNESCO गांधी मेडल at 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट। आपको जाना चाहिए फ्रेंच, ब्रिटिश एंड ग्रीक को प्रोडक्शन ड्रिफ्ट, जिसे डायरेक्ट किया है एंथनी चुएन ने। इसे हाल ही में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है। आपको बता दें जो फिल्म है ये एक इमिग्रेंट वुमेन के बारे में है, ठीक है, उनके इमोशनल कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करती है और वो कैरेक्टर है इसमें जैकलिन, जिसे निभाया है सिंथिया एरिवो इन्होंने। ये जो फिल्म है ये एक नोवेल पर आधारित है। नोवेल का नाम है अ मार्कर टू मेजर ड्रिफ्ट, जिसे लिखा है अलेक्जेंडर मैक्सिस ने और इस फिल्म को को स्क्रिप्ट किया है अलेक्जेंडर मैक्सिस और सुसैन फेरिल ने। आपको जाना चाहिए जो ये अवार्ड है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, इसे स्टैब्लिश किया गया ICFT पेरिस और यूनेस्को द्वारा, और ये उस फिल्म को दिया जाता है जो कि महात्मा गांधी का जो विजन रहा है पीस, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करता है। Who unveiled the crest of Yard 12706 Imphal, the third Project 15B stealth guided missile destroyer? Project 15B stealth guided missile विध्वंसक परियोजना के तीसरे यार्ड 12706 इम्फाल का अनावरण किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह। आपको जानना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में जो प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं 4, उनमें से जो तीसरा है इम्फाल यार्ड 12706, तो इसको हाल ही में इसका अनावरण किया है और ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल और भी अदर इंडिजिनस वेपन्स इसमें फिट हैं। इस शिप को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था अक्टूबर 2023 में। हमने तब भी इस क्वेश्चन को देखा था, पर इस बार और इसमें थोड़ी सी जानकारी अधिक है और इसे बनाया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के द्वारा। अब जो ये शिप है अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कांगला पैलेस लेफ्ट साइड पर जो है दर्शाया गया है, वहीं कांगला सा ये राइट साइड में दर्शाया गया है। कांगला पैलेस जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल साइट है मणिपुर की, और जो पास्ट किंगडम्स रही हैं उनकी ट्रेडिशनल सीट, जो शासन की जो जगह रही है वो ये रही है कांगला पैलेस। अगर हम बात करें कांगला सा की, तो कांगला सा मतलब ड्रैगन का हेड और लायन की बॉडी, ठीक है, एक माइथिकल है ये एक, और मणिपुर की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ इट्स पीपल। कांगला सा आपको बता दें स्टेट एम्बलम भी है मणिपुर का। जो फर्स्ट शिप है इस प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम, इसको 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। सेकंड शिप मोरमुगांव, इसको 18 दिसंबर 2022 को कमीशन किया गया। थर्ड शिप इम्फाल यही है, और फोर्थ शिप सूरत, इसको लॉन्च किया गया 17 मई 2022 को, पर अभी इसको कमीशन नहीं किया गया, ये एडवांस स्टेज पर है अपने कमीशन होने के। एशिया लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा, ये यात्रा वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा, ये यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है ओडिशा। आपको जानना चाहिए एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा, जो कि एंशिएंट मैरीटाइम लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है उड़ीसा की, ये हाल ही में महानदी रिवर के तट पर इनोग्रेट किया गया है कटक में। तो कार्तिक पूर्णिमा को इसकी शुरुआत होती है और 4 दिसंबर तक ये चलेगा। आपको बता दें एंशिएंट टाइम में जो सदाबाज यानी कि ओडिया मैरिनर्स जो तैराक होते थे उड़ीसा के, वो लंबी यात्रा किया करते थे बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जो कि सभी इंडोनेशिया में, और श्रीलंका में, जिसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ट्रेड के लिए, कल्चर एक्सपेंशन के लिए वो सेलिंग किया करते थे, तो उन्हीं से संबंधित है ये बाली यात्रा। डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्ड ₹2,956 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू प्रोक्योर 16 सुपर रैपिड गन माउंट फॉर नेवी? रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 16 सुपर रैपिड गन माउंट खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ
2956 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा BHEL। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL हरिद्वार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियन नेवी के लिए 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट खरीदेगी, ठीक है। और टोटल कॉस्ट रहेगा इस प्रोजेक्ट का 2956 करोड़। Upgraded SRGM is a medium caliber anti-missile, anti-aircraft point defense weapon system which provides a sustained rate of fire and high accuracy. Fourth edition of the annual ASEAN India Grassroots Innovation Forum AIGIF was launched in which country? वार्षिक आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण किस देश में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है मलेशिया। आपको जानना चाहिए कि आसियान इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF का 4th एडिशन हाल ही में लांकावी मलेशिया में इनोग्रेट किया गया है। भारत सहित जो 10 भारत के अलावा जो 10 आसियान मेंबर स्टेट्स हैं यानी कि AMS, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए जो ये AIGIF है, एक एनुअल प्रोग्राम है जो कि भारत और आसियान मेंबर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर इनोवेशन के फील्ड में हो। जकार्ता इंडोनेशिया में फर्स्ट एडिशन हुआ था इस AIGIF का 2018 में। Which union minister launched the national outreach program on आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? किस केंद्रीय मंत्री ने विकलांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी, इन्होंने नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन को लॉन्च किया है। द प्रोटोकॉल embraces a social model for Divyangjan inclusion in nutrition care. It includes screening for early disability signs, inclusion in community events, and referral support through ASHA and ANM teams. तो जो दिव्यांगजन चिल्ड्रन है उनमें उनका जो न्यूट्रिशन केयर है वो सरकार द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी साइन कुछ अर्ली हो रहे हैं उसको डिटेक्ट किया जाएगा। Researchers have discovered a new plant species of the genus Impatient Balsaminaceae in which tiger reserve? शोधकर्ताओं ने किस टाइगर रिजर्व में जीनस Impatient Balsaminaceae की एक नई पौधे प्रजाति की खोज की है? सही आंसर ऑप्शन डी है कलक्कड़ मुन्नथुरई टाइगर रिजर्व। आपको जानना चाहिए कि रिसर्चर्स ने एक नई प्लांट स्पीसीज जो कि Impatient Balsaminaceae इस जीनस की है, इसको डिस्कवर किया है कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व तिरुनेलवेली में। आपको बता दें जो प्लांट है ये केवल अगस्त्यमलई रीजन जो है सदर्न वेस्टर्न घाट का यहीं पर पाया जाता है, और ये जो प्लांट है ये स्केपिजेरस ग्रुप से बिलोंग करता है जो कि मॉनसून सीजन में ही पाया जाता है। इस स्पीसीज का नाम रखा गया है इम्पेशियंस करुपुस्वामी। किसके नाम पर है? एस करुपुस्वामी के नाम पर, जो कि जिनका टैक्सोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। Which airline has recently launched AI chatbot 6Sky to help customers in फ्लाइट टिकट बुकिंग? हाल ही में किस एयरलाइन ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए AI चैटबॉट 6Sky लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिगो। आपको जानना चाहिए कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो की, इन्होंने हाल ही में एक AI चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है 6Sky, ठीक है, ताकि जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है वो इनहेंस हो सके। तो इंडिगो जो है गुड़गांव बेस्ड एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। अब इस AI चैटबॉट की मदद से जो बुकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो जा रहा है और जो सर्विस एजेंट हैं उनका कार्य भी 75% तक कम हो गया है। हु क्लिंच्ड वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप्स? विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? सही आंसर ऑप्शन बी है विद्या पिल्लई। देखिए वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप हाल ही में दोहा कतर में संपन्न हुई है और विद्या पिल्लई ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। इन्होंने फाइनल में अनुपमा रामचंद्रन जो कि भारत की हैं इनको हराया, तो अनुपमा रामचंद्रन को सिल्वर मेडल मिला है। अच्छा, एक और चीज़ आप जानिएगा, बात कर रहे हैं अब हम बैडमिंटन संबंधित,
चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2023, यहाँ पर जो भारत की फेमस जोड़ी है बैडमिंटन की, सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये फाइनल में हार गए हैं चाइनीज पेयर लियांग वेकिंग एंड वांग चांग से। ठीक है, तो इन्होंने मेंस डबल्स फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। विच स्टेट वॉन द 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 इन चेन्नई। चेन्नई में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किस स्टेट ने जीती? सही आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। देखिए, पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीत ली है, यानी कि पंजाब ने गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में आयोजित की गई। वहीं तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। आपको एक और करंट अफेयर जानना चाहिए। अनाहत सिंह दिल्ली की हैं, तो ये 15 साल की है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि ये सेकंड यंगेस्ट टाइटल विनर बन गई हैं। इन्होंने हाल ही में 79th नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो ये सेकंड यंगेस्ट हैं। इनसे पहले जो यंगेस्ट हैं ज्योत्सना चिनप्पा रही हैं। तो इन्होंने फाइनल में तन्वी खन्ना को हराया है। वहीं अगर हम मेंस टाइटल की बात करें स्क्वैश में, इसी नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में, तो ये जीता है वेलवन सेंथिल कुमार ने, तमिलनाडु से है। तो याद रखिएगा, अनाहत सिंह किससे संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। विच कंट्री अनाउंस टू स्क्रैप न्यू एंटी स्मोकिंग लॉज। किस देश ने नए धूम्रपान विरोधी कानूनों को खत्म करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो नए एंटी स्मोकिंग लॉज आने वाले हैं, अस्तित्व में इफेक्टिव होने वाले हैं, इफेक्टिव होने से पहले हम उनको जो है स्क्रैप कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। आपको बता दें, इनसे पहले जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही जेसिंडा आर्डन, इन्होंने कुछ एंटी स्मोकिंग लॉज लाए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो 2008 के बाद जिनका जन्म हुआ है उन्हें सिगरेट नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो है ये स्मोकिंग जो है एक काफ़ी लीडिंग कॉज है प्रिवेंट जो है डेथ्स का। ठीक है, तो इसलिए ये लॉज बनाए गए थे कि जो यंग जनरेशन है उनको ये सिगरेट की आदत ना रहे। पर अब इस तरह के जो लॉज बनाए गए थे वो अभी अस्तित्व में नहीं आए, अस्तित्व में आने से पहले ही उनको खत्म कर दिया जाएगा नए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हु लॉन्च द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, माधवी पुरी बूच। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बूच। इन्होंने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी नेट की तरह कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो इन्वेस्टर है वो जो अपना ट्रेड है उसका बीच में ही रह जाता है, या फिर जो ओपन पोजीशन है वो क्लोज नहीं हो पाती है, जो पेंडिंग ऑर्डर है वो कैंसिल नहीं हो पाता है। तो वो सभी दिक्कतें अब इस प्लेटफॉर्म से जो है दूर हो जाएंगी। ये जो IRRA है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ऐसा भी आ जाता है कि IRRA का मतलब क्या है, हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इस तरह संबंधित। तो इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है BSE NSE NCDEX MCX एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया MSE के द्वारा। हाउ मेनी इंडियन women आर फीचर्ड इन द BBC 100 Women 2023 लिस्ट। BBC 100 महिला 2023 BBC 100 महिला 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है 3। ये गलती से बी लिखा गया, 3 है ना। देखिए, 3 इंडियन वुमेन जिनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा हैं और कैप्टन है इंडियन नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो ये हाल ही में जगह बना पाई है BBC 100 वीमेन लिस्ट 2023 में। इनके अलावा जो तीसरी महिला है भारत की ओर से, यह इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर आरती कुमार राव। विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर विद इंडिया पोस्ट टू इंट्रोड्यूस ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर्स एट पोस्ट ऑफिसेस। हाल ही में किस कंपनी ने डाकघरों में स्वचालित डिजिटल पार्सल लॉकर पेश करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ही रहेगा ब्लू डार्ट। देखिए, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ने हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत जो ब्लू डार्ट है ये ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज में।
These new lockers will provide customers with an alternative delivery method that does away with the need for personal receipt or signing up on package delivery. World's first 3D printed temple has come up in which state? विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना है। आपको जाना चाहिए तेलंगाना में वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया गया है। ये तमिलनाडु के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के बुरुगुपल्ली में स्थित है। आपको बता दें इस टेम्पल को बनाया गया है हैदराबाद अप्सुजा इंफ्राटेक और सिंपली फोर्ज क्रिएशंस के द्वारा। लगभग 3 महीने इसमें लगे हैं। 35.5 फीट टॉल और 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है मंदिर है। इसमें 3 जो है सैंक्टम्स हैं। एक तो है लॉर्ड गणेशा से संबंधित, दूसरा है लॉर्ड शंकर से संबंधित, तीसरा है गॉडेस पार्वती से संबंधित। और इससे पहले हमने ये देखा था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इनोग्रेट किया गया। ठीक है, LNT और IIT मद्रास ने बनाया इसको। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।